नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत का ऐलान। आंदोलन को तेज करने के लिए 5 सितंबर को करेंगे बड़ी पंचायत। नहीं लड़ेंगे चुनाव, देंगे वोट की चोट। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन को और तेज करने के लिए 5 सितंबर को एक बड़ी पंचायत करेंगे। पंचायत में आंदोलन के लिए आगे की रणनीति बनाई जाएगी। राकेश टिकैत ने अटकलों पर विराम लगाते हुए एक बार फिर कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन वोट की चोट देंगे। गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर कई महीनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है। राकेश टिकैत ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा गलतफहमी में है कि यह उसकी सरकार है। वोट मांगते समय कहा कि अब की बार मोदी सरकार, लेकिन भाजपा यह नहीं समझ पा रही है कि यह उनकी नहीं मोदी सरकार है। उन्होंने कब्जा कर लिया है। इनके बड़े नेताओं को घर बैठा रखा है। जिन्होंने पार्टी बनाई है वह घरों में कैद हैं, कोई बयान भी नहीं देता। इन्होंने पूरे देश में और सिस्टम पर कब्जा कर लिया है। अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। आधा देश बिक चुका है, आधा देश 3 साल में बिक जाएगा। देश की जनता को अब खड़ा होना चाहिए। यूपी के जिला परिषद चुनाव में नंगा नाच हुआ। अब जो कहीं से भी जीता उसे भाजपा में शामिल करवा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार कान खोलकर सुन ले। 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली गए थे। वे अफगानिस्तान के नहीं थे, सारे हिंदुस्तान के ही थे। अगर जरूरत पड़ी तो किसान फिर दिल्ली जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार बातचीत करना चाहती है तो हम तैयार हैं। 22 तारीख से हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम रहेगा। 22 जुलाई से संसद सत्र शुरू होगा। हमारे 200 लोग संसद के पास धरना देने जाएंगे। आपको बता दें कि राकेश टिकैत की सुरक्षा बढ़ाई गई है। शासन के आदेश पर मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन से उन्हें 2 और गनर उपलब्ध कराए गए हैं। अब 3 सुरक्षाकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता को मिल रही लगातार धमकियों के मद्देनजर शासन ने उनकी सुरक्षा बढ़ाई है। जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान। कहा, सिर्फ कानून बनाने से जनसंख्या नियंत्रण संभव नहीं, महिलाओं को शिक्षित करने की जरूरत। जी हां, आपको बता दें कि जनसंख्या कानून को लेकर देश में राजनीति तेज हो गई है। पक्ष से लेकर विपक्ष के कई नेता इस मुद्दे पर अपना बयान दे रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जो राज्य जो करना चाहें वो करें, परंतु हमारी राय यह है कि सिर्फ कानून बनाने से जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी, ये संभव नहीं है। जब महिलाएं पूरी तरह से पढ़ी लिखी होगी तब जाकर प्रजनन दर कम होगी। हमें लगता है कि 2040 तक कानून बढ़ोतरी नहीं रहेगी और फिर ये कम होना शुरू होगी। वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने इस मामले पर कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और परिवार नियोजन दोनों अलग अलग हैं। हमें इस पर पहले विचार विमर्श करना होगा और फिर निर्णय लेना होगा। हम प्रोत्साहन के जरिए इस पर काम करेंगे। आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की नई नीति के चर्चा के बीच केंद्र सरकार इस पर कानून लाने की तैयारी में है। कानून बनाने से पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस मसले पर धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है। एक तरफ भाजपा शासित राज्यों को इस नीतियों को पेश करने के लिए कहा गया है, जिससे कि इस मुद्दे पर देश भर में एक माहौल बनाया जा सके। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण नीति पेश की है। दिल्ली में वैक्सीन की कमी को लेकर आपने केंद्र सरकार को घेरा, पूछा इतने दिनों बाद भी क्यों लड़खड़ा रहा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में वैक्सीन का संकट फिर से गहराता दिख रहा है। सोमवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ट्विटर के माध्यम से दिल्ली में वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वैक्सीन फिर से खत्म हो गई है। केंद्र सरकार 1-2 दिन की वैक्सीन देती है, फिर हमें कई दिन वैक्सीन केंद्र बंद रखने पड़ते हैं। केंद्र सरकार की क्या मजबूरी है, इतने दिनों बाद भी हमारे देश का वैक्सीन प्रोग्राम लड़खड़ा क्यों रहा है। इस महीने की शुरुआत में पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित कई राज्यों ने टीकाकरण की कमी को चिन्हित किया। आपको बता दें कि पीएम मोदी द्वारा जून में देश के टीकाकरण कार्यक्रम को केंद्रीकृत करने की घोषणा के बाद कई राज्यों में वैक्सीन की कमी देखी गई। सरकारी आंकड़ों की माने तो टीकाकरण कार्यक्रम के केंद्रीकृत होने के बाद यानी 21 जून से दैनिक टीकाकरण में गिरावट दर्ज की गई है। कोविन पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार 21 से 27 जून तक प्रतिदिन 61.14 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा रहा था,
जबकि 28 जून से 4 जुलाई के बीच दैनिक टीकाकरण घटकर 41.92 लाख रह गया। वहीं 5 जुलाई से 11 जुलाई के बीच दैनिक टीकाकरण की रफ्तार और घटी और यह घटकर 34.32 लाख पर आ गया। भारत में अभी तक 37.37 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। जमुना नदी में पानी रोकने के आरोप पर बोली हरियाणा सरकार, नाकामी छुपाने को झूठी बयानबाजी कर रही है दिल्ली सरकार। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में जल संकट के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहराने वाली केजरीवाल सरकार पर अब हरियाणा सरकार ने पलटवार किया है। हरियाणा सरकार की ओर से कहा गया है कि दिल्ली सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठी बयानबाजी कर रही है। सरकारी स्पोकरमैन ने कहा कि मानसून में देरी के चलते यमुना नदी में पानी कम है। वहीं दिल्ली में जल प्रबंधन की कुव्यवस्था है, जिसके चलते दिल्ली वासियों को पानी का संकट का सामना करना पड़ रहा है। हर 1.5 मिनट पे दम तोड़ रहा कोरोना का एक मरीज। अब भी डरावने हैं देश के हालात। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना के हालात अभी भी बहुत चिंताजनक बने हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में रोजाना तकरीबन 1.5 मिनट में एक कोरोना से संक्रमित की मौत हो जा रही है। वहीं डेल्टा प्लस के अलावा दुनिया में फैले बदले स्वरूप से भी खतरे की चिंता बढ़ गई है। कहने को तो लोग देश के अलग अलग राज्यों में अपने हिसाब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन लोगों की सार्वजनिक जगहों पर बढ़ रही भीड़ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय की लगातार चिंता बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 894 लोगों की मौत हुई है, यानी हर 1.5 मिनट में एक मरीजों ने दम तोड़ा। स्वास्थ्य मंत्रालय में दर्ज आंकड़े बताते हैं कि संक्रमित लोगों की मौतों की यह संख्या न सिर्फ एक चिंता बढ़ाती है, बल्कि इस बात के लिए आगाह भी करती है कि संक्रमण की रफ्तार भले ही कम हुई हो, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। सौर तूफान कर सकता है आपके मोबाइल पर अटैक, विशेषज्ञ ने दी सावधान रहने की चेतावनी। जी हां, आपको बता दें कि सूरज से धरती की ओर तेजी से शक्तिशाली सौर तूफान आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि अब यह किसी भी समय धरती से टकरा सकता है। 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा ये सौर तूफान सूरज की सतह में पैदा हुआ एक शक्तिशाली तूफान है। इसका धरती पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। पर्यावरणविद, वरिष्ठ पत्रकार और जलवायु परिवर्तन के रणनीतिक संचालक डॉक्टर सीमा जावेद ने कहा कि सूर्य के वायुमंडल से उत्पन्न सौर तूफान का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभुत्व वाले अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत ही प्रासंगिक प्रभाव हो सकता है। ये एक छेद है जो सूर्य के वातावरण में खुल गया है, जो गति वाली सौर हवाएं और आवेशित कणों को एक धारा बना रहा है। सीमा जावेद ने आगे कहा कि सौर तूफान लगभग हर 10-11 साल पर आते हैं। ये नहीं कि ये धरती पर डायनासोर के समय से ही आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में आम इंसान सैटेलाइट, जीपीएस, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सेल फोन सभी पर निर्भर हो चुके हैं। तो इसके चलते ये आम इंसान को कुछ समय के लिए डिस्टर्ब करेगा और साथ ही थोड़ा सा व्यवधान छोटी मोटी तबाही का कारण बन सकता है, क्योंकि ये सौर तूफान पृथ्वी निर्देशित सौर तूफानों ने बिजली ग्रिड को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं और उपग्रह संचार बाधित कर सकते हैं। पीएम मोदी आज करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात, कोरोना की स्थिति का लेंगे जायजा। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे देश के पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और राज्यों में कोरोना की स्थिति पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम के मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। यह जानकारी अधिकारियों ने सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आज पूर्वाह्न 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ इन राज्यों में कोविड-19 की स्थितियों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान टीकाकरण की स्थिति की भी जायजा लेंगे। जानकारी के अनुसार पूर्वोत्तर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाले संवाद में प्रधानमंत्री मोदी इन राज्यों में कोविड-19 की ताजा स्थिति और टीकाकरण अभियान की समीक्षा को लेकर यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब देश में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में कमी आई है। महबूबा मुफ्ती ने पलटे इतिहास के पन्ने, अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए दिया तर्क। जी हां, आपको बता दें कि पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली का राग अलापा है। उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 370, 35A और डोमिसाइल कानून विदेशी मुल्क के द्वारा नहीं दिए गए थे, इससे पहले कि राष्ट्र हमें ये देता। महाराजा हरि सिंह इसे जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान की रक्षा के लिए लाए थे। उन्होंने कहा था कि हमारे पास ये कानून हैं जिन्हें बरकरार रखना है।
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लेकिन इन कानूनों के निरस्त होने के बाद ऐसा लगता है कि इसके पीछे एकमात्र मकसद जम्मू कश्मीर को लूटना था। चिनाब वैली पर पावर प्रोजेक्ट्स में बाहर के लोगों को शीर्ष स्थान दिया जा रहा है। हमारा पानी और हमारा बिजली बाहर जाती हैं, हमारे ट्रांसपोर्टर मुश्किल में हैं, उन्हें टोल टैक्स देना होगा। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोई नीति नहीं है, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। अगर अर्थव्यवस्था पर सरकार का हमला जारी रहा तो गरीबी के मामले में जम्मू कश्मीर की स्थिति गुजरात से भी बदतर हो जाएगी। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।